करवा देती हूँ, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। झटपट आपको बस अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर देना होगा और तमाम डिटेल्स, जैसे कि किस फंड्स में आपने निवेश किया हुआ है, निवेश रणनीति के लिए आपके निवेश लक्ष्य क्या हैं, वो तमाम बातें आपको अगर लिखनी है तो आप व्हाट्सएप में लिख सकते हैं। अच्छा, इस शो को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। लाइव जाते हैं हम यूट्यूब पर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं जो हम शो में शामिल करते हैं। चैनल भी यूट्यूब पर आता है और चैनल के साथ साथ बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को भी आप देख सकते हैं। ज़रूर पसंद कीजिए और अपने सवाल भी हमें भेजिए। बहरहाल बहुत दर्शक हैं जो फ़ोन लाइन पर इंतज़ार कर रहे हैं और उनके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हेमंत रुस्तगी, CEO वाइस इन्वेस्ट, निखिल कोठारी, डायरेक्टर टिका वेल्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में और एक बेहतरीन मौका जहां पर एक के बाद एक हम दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। और हेमंत जी, पहला सवाल श्रीधर बदगल यूट्यूब पर से हमसे पूछना चाह रहे हैं और श्रीधर का सवाल बहुत सिंपल सा है। ये चाह रहे हैं कि आप उनका पोर्टफोलियो रिव्यू करें। हेमंत जी, पराग पारेख का टैक्स सेवर फंड लिया हुआ है, 5,000 रुपये देते हैं महीना। वाइट ओक का मिड कैप फंड लिया हुआ है, 5,000 रुपये महीना। टाटा का स्मॉल कैप फंड 5,000 रुपये महीना। अच्छा, रिटायरमेंट गोल है जो कि ये कह रहे हैं लगभग 25 साल के बाद है और 25 साल इनका टाइम होराइजन होगा, तो 25 साल के लिए ये कर रहे हैं 15,000 का निवेश SIP के ज़रिए। कितना इकट्ठा करना चाहते हैं फिलहाल उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है और क्योंकि यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं तो मैं इनसे फ़ोन पर भी बात नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहरहाल समय बहुत है इनके पास और 15,000 अच्छी खासी राशि। एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट अगर मुझे केवल निवेश राशि के लिहाज से समझना हो तो 25 साल में कितना इकट्ठा हो सकता है हेमंत जी? देखिए कविता, आई थिंक उससे पहले मैं एक दो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लूँ। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, उनके पास 25 साल का समय है और ऐसे में आपका जो फोकस है वो होना चाहिए कि आप इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न जो है, रियल रेट ऑफ रिटर्न आप कैसे लेके आए। तो आई थिंक इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है 25 साल के लिए, स्पेशली जब आप SIP से इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी इन्होंने शुरुआत जो की है वो बहुत अच्छी है। अगर हम इनकी फंड्स की बात करें तो इन्होंने कहा कि इनके पास एक ELSS फंड है, पराग पारेख ELSS फंड, जिसमें वो बने रह सकते हैं। और ELSS जैसा हम जानते हैं कि अगर आपने वो डिटरमिन कर लिया है कि आपको कौन से रिजीम के साथ जाना और फिर आपको लगता है कि ELSS आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, तो ये काफी अच्छी ऑप्शन है, बोथ इन टर्म्स ऑफ जो आपको रिटर्न मिलते हैं और लॉक इन पीरियड के हिसाब से। दूसरा इनके पास है मिड कैप फंड, व्हाइट ओक मिड कैप फंड। हालांकि ये फंड सिर्फ 1 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि थोड़ा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देख के आप देखें कि डिफरेंट मार्केट मूड्स में किस तरह से फंड ने किया। बट आई थिंक इसका पोर्टफोलियो अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस अभी तक काफी अच्छी है, तो उसमें बने रह सकते हैं। और क्योंकि 25 साल का समय है और इन्होंने कहा कि इनके पास एक स्मॉल कैप फंड है, तो वो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रह सकता है। बट मुझे लगता है कि इससे बेहतर फंड इनको मिल सकते हैं अगर हम स्मॉल कैप की बात करें। अगर इनको स्पेशली अगर एक्टिवली मैनेज फंड में देखना है तो जैसे निपॉन इंडिया मल्टी जो स्मॉल कैप फंड है, वो एक मुझे लगता है बेहतर ऑप्शन हो सकती है। बट ब्रॉडली अगर मैं बताना चाहूँ कि कितना कॉर्पस ये बना पाएंगे, तो मुझे लगता है शायद 2 करोड़ या उससे थोड़ा ज्यादा कॉर्पस जो है वो बना पाएंगे अपने इस इन्वेस्टमेंट से। ऑलराइट, फंड्स के लिहाज से कुछ और फंड्स की वृद्धि करने की ज़रूरत नहीं है हेमंत जी? ये तीनों फंड्स तो खैर आपने सलाह दे दी है। अगर और कुछ जोड़ना हो इन्हें तो किस कैटेगरी का फंड होना चाहिए, या आपको लगता है कि ये वेल डाइवर्सिफाइड है फिलहाल? अपना, जैसा मैंने बिल्कुल कहा, देखिए जो लार्ज कैप में जो एक्सपोजर है उनको ELSS से मिल रहा है और बाकी फिर इन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर ऑलरेडी लिया हुआ है यहाँ पे। बट अगर इनको एक और फंड अगर ऐड करना है तो मैं चाहूंगा कि वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में ले, क्योंकि मुझे लगता है कि लार्ज कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाने की जरूरत है, इवन दो इनका टाइम होराइजन जो 25 साल है। और थोड़ा मिड कैप में भी बढ़ा लें। स्मॉल कैप में आई थिंक ऑलरेडी 33% अभी जो पोर्टफोलियो है उसका 33% वहां पे जा रहा है। तो एक लार्ज एंड मिड कैटेगरी में एक फंड ले लें, वहां पे अच्छे फंड है। वहां पे जैसे HDFC लार्ज एंड मिड कैप है, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी। तो ये कुछ ऐसे फंड है जिनका काफी लंबा और कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि क्योंकि लंबा समय है इनके पास, आपने शुरुआत कर दी, बहुत अच्छा किया। कोशिश कीजिए कि अपनी SIP अमाउंट को बढ़ा सकें हर साल। आई थिंक वो जो डिसिप्लिन है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस कर सकता है कि आप जितना कॉर्पस आप क्रिएट करेंगे 25 साल के, तो एक वो जो डिसिप्लिन रखेंगे तो आपकी सेविंग और आपकी इन्वेस्टमेंट दोनों में थ्रू आउट 25 ईयर्स वो डिसिप्लिन रहेगा। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं
इनके पोर्टफोलियो में। अनुशासित तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहिए और एसआईपी आपने बहुत बढ़िया व्हीकल चुना है म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने का। आगे बढ़ते हैं और निखिल आपके श्रीधर का सवाल मैं लेना चाहती हूँ। क्या श्रीधर मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? Hi, ma'am. Yes, I'm श्रीधर, online. हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू डूइंग? I'm good. I'm great. Thank you. Thanks for taking my Thank you question. so much ma'am. for sending us your question, Sridhar. So I will just cross-check the details that you've sent us. SBI Okay. Magnum Children Benefit Investment Plan 10,000 you're investing, and SBI Small Cap 5,000. Okay, and you are investing for your daughters. Is that right? Yes, exactly. Yes, you are I right. ma'am. also want to understand what is your investment time horizon, Sridhar? My daughters are 2 years and 7 years old right now, and I've initially deposited a few lakhs in Sukanya Samruddhi account. And Okay. For the upcoming 10 to 12 years, I would like to invest in equity. So I've chosen to invest 20,000 per daughter in the funds you have mentioned. So there is one more Okay. fund called SBI Contra Fund in addition to whatever you have mentioned. ma'am. Okay. श्रीधर, हिंदी आती है आपको? I'm not very comfortable. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, हमारे दर्शक हिंदी हैं तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा हिंदी में आपसे बात कर लूं। अच्छा, HDFC कॉन्ट्रा में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? हाउ मच आर यू इन्वेस्टिंग? SBI Magnum 10,000, SBI Small Cap 5,000, and SBI Contra again 5,000. ma'am. Oh, again 5,000. Got it. Okay. Are you still investing in सुकन्या समृद्धि? क्या आपका निवेश चल रहा है उसमें? अभी भी चल रहा है ना सुकन्या समृद्धि में? No, I have stopped investing. I've deposited a couple of lakhs in the initial Okay. years of my daughters, and Okay. Because it's a debt instrument, I stopped investing there, and I am continuing with my equity investments for the last 1 year Got in it. these funds. Got it. Got it. Okay. So, all right. So, I have as many details as I could get from you. Do you understand Hindi? Do you want our guests to speak in Yeah, English of course. or Hindi? I can understand. You but can I'm understand not Hindi, very right? Well in Okay. explaining. Yeah, no problem, please. No problem. नॉट अ प्रॉब्लम। ओके श्रीधर। निखिल, बताइए, इन्हें अपनी बेटियों के भविष्य के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करना है। 2 बेटियां हैं इनकी, एक 2 साल की और एक 7 साल की, और उन्हीं के लिए इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है। SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में ज़रा आप समझा पाएंगे निखिल सबसे पहले? या सो मैं कहूँगा श्रीधर जी की प्रोफाइल काफी मेरे सी है। मेरी डॉटर भी 6 इयर्स और 3 इयर्स की है, इनकी डॉटर 2 इयर्स से 7 इयर्स की है, तो प्रोफाइल बहुत सिमिलर है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, SBI चिल्ड्रन बेनिफिट इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? ये चिल्ड्रंस प्लान है जिसमें आपका 80% पैसा इक्विटी में जाता है और लगभग 20% पैसा आपका डेट में रह सकता है। जो इनका इक्विटी, तो ये बेसिकली आपके चिल्ड्रंस के नाम पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये या ब्लड रिलेटिव भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बच्चे के नाम पे। ये पैसे आइडली आप 5 साल का लॉक इन है, या 18 साल के जब बच्चे होते हैं उसके बाद आप ये पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी स्कीम है। मैंने खुद अपने डॉटर्स के इन्वेस्टमेंट्स इन दोनों फंड में इस फंड में SIP करके रखी है दोनों डॉटर्स के नाम पे। सो एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म पे बने रहिए। जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने सुकन्या समृद्धि भी एक बहुत अच्छी स्कीम है अगर किसी को डेट एक्सपोजर चाहिए तो, बट अगर किसी को इक्विटी एक्सपोजर चाहिए जो मार्केट के उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हैं, और अगर लंबी अवधि का नजरिया है क्योंकि डॉटर अभी बहुत छोटी है और उनके पढ़ाई के लिए उनको पैसे चाहिए, तो जो उन्होंने तरीका लिया है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का, वो एक काफी अच्छा तरीका है। मैं ये कहूंगा कि मैं हर दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आपके घर पे कभी भी कोई लड़का या लड़की का जन्म होता है तो उनके नाम पे आपको एक SIP शुरू कर देनी चाहिए, चाहे उसकी अमाउंट 500 हो या 5,000 हो या 50,000 हो, कोई भी अमाउंट के SIP जरूर स्टार्ट कीजिए। और ये फंड जो है SBI उसमें आप ये SIP कर सकते हैं। ये काफी अच्छी स्कीम है, काफी अच्छे मैनेज हुई है। इसमें प्रीडोमिनेटली स्मॉल कैप एक्सपोजर काफी ज्यादा है और ये SBI के CIO मैनेज करते हैं। तो मैं कहूंगा कि स्कीम बहुत अच्छी है, इसमें आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं और 18 साल तक बनी रहिए, तो एक आपका अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो सकता है आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए। ऑलराइट, सो श्रीधर, आपको कुछ और पूछना है? Yes, I have got all the information, but one question remains that I have chosen all the schemes from SBI. Would that be any kind of risk with respect to one AMC?
See, the thing is, these are good funds, but then निखिल, सवाल काफ़ी वैलिड है कि SBI में इनका एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, क्या कहेंगे? हालांकि आपने जवाब में ये बात कही तो है, फंड्स सभी अच्छे हैं, बताइए, लेकिन फिर भी फंड्स काफी अच्छे हैं, बट आपको जब आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अपने अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए और अलग अलग फंड हाउस से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फिलॉसफी एक फंड हाउस की ब्रॉडली सेम होती है काफी हद तक। तो हो सकता है कि ओवरलैप काफी हो फंड्स के अंदर में, जैसे कहा उन्होंने कहा SBI स्मॉल कैप और SBI चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड दोनों सेम फंड मैनेजर ही मैनेज कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर उनको जो इनकी SIP है, चिल्ड्रंस प्लान में जो SIP चल रही है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी फंड्स को वो अपने चेंज कर सकते हैं। जो SBI का उनका स्मॉल कैप फंड है, मैं उसको कहूंगा उसकी जगह पे फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो उनका कॉन्ट्रा फंड है उसको मैं कहूंगा कि मल्टी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, तो कोटक का मल्टी कैप फंड देख सकते हैं। इससे आपका AMC डाइवर्सिफिकेशन होता है, जो एक्चुअल आपका मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है कि आपको अलग अलग फंड में आप क्यों निवेश कर रहे हैं, क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। तो आप इस तरह से आप दूसरे AMC में इन्वेस्ट करोगे तो आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है, और थोड़ा सा आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि एक ही फंड हाउस की फिलॉसफी से आपके सारे फंड्स नहीं चल रहे हैं। ऑल्सो निखिल, मुझे ये बताइए कि 45 लाख 10 साल में और 95 लाख 15 साल में, क्या आप श्रीधर को एक कॉर्पस इकट्ठा करने को लेकर कोई स्ट्रैटेजी बताना चाहते हैं? और श्रीधर, डू यू हैव अ टेंटेटिव कॉर्पस इन माइंड सो फार? क्योंकि जो कैलकुलेशन निखिल बता रहे हैं उसके मुताबिक 45 लाख जो हैं वो 10 साल में जुड़ेंगे, 15 साल में 95 लाख जुड़ेंगे। वी ऑल्सो हैव टू काउंट इन एजुकेशन इन्फ्लेशन, जस्ट इन केस अगर एजुकेशन का आपका गोल भी है साथ में, तो क्या ये इनफ होगा आपके लिए श्रीधर? 1.5 crores. Yes, I'm listening. I was thinking of a corpus of about 1.5 crores to 2 crores. So I think I will have to step up this SIPs, or maybe during a market fall, I'll have to add some more funds to these accounts. Stepping up SIP is a good idea. Don't wait for the market fall. I think timing the market will not be a good strategy, और I'm sure निखिल भी आपको बात कहेंगे. So try and step up. जितना हो सके श्रीधर, try and step up your SIP. All the best. All the best. Sure. Thanks so much. Thanks so much. आगे बढ़ते हैं. हेमंत जी, आपके लिए हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं. रोहित शर्मा. रोहित, हाय. रोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है? रोहित शर्मा, रोहित को हम फिर से एक बार कॉल लगाने की कोशिश करेंगे, मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन इनका सवाल मेरे पास है. हेमंत जी, आपके पास भी होगा. 30 साल के हैं ये, 25 साल के बाद 2.5 करोड़ चाहिए, फ्यूचर वैल्यू है, अभी ही बता रहे हैं. और इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए कितना निवेश करना होगा, और फिलहाल इनके पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं, SBI बैलेंस एडवांटेज है, HDFC का मल्टी एसेट फंड है, SBI का निफ्टी 150 इंडेक्स है, और 1000 रुपये इनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जिससे ये शुरुआत जो है करना चाहते हैं. अभी इनके फ़िलहाल पोर्टफोलियो में ये फंड्स है. बताइए. देखिए कविता, यहाँ पे जो उन्होंने कहा कि इनका टारगेट है 2.5 करोड़ का, और समय इनके पास 25 साल है, तो ऑब्वियसली इतने लंबे समय के लिए एटलीस्ट 12% का रिटर्न आप मान के चल सकते हैं. तो करीब 12,000 रुपये की इनको इन्वेस्टमेंट करनी होगी हर महीने अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए. अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो 3,000 रुपये की है, तो उन्होंने अभी शुरुआत की है. समय है इनके पास, बट उनको कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके अपने SIP अमाउंट को बढ़ाएं, ताकि उनको उस अमाउंट तक पहुंचने के लिए इतना लंबा समय मिल सके, ताकि जो जितना उनको एक्यूमुलेट करना है और जितना वो कर सकेंगे, उन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए. अगर हम इनके फंड्स की बात करें, इनके पास एक इंडेक्स फंड है जो मिड कैप इंडेक्स फंड है, वो डेफिनेटली उसमें वो बने रह सकते हैं. उसके अलावा उनके पास एक बैलेंस एडवांटेज फंड और एक मल्टी एसेट फंड है. देखिए दोनों के दोनों जो कैटेगरीज हैं काफी अच्छी कैटेगरीज हैं. हर एक पोर्टफोलियो का रोल हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए और किस रिस्क प्रोफाइल के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो यूजुअली जो है आपका मान लीजिए टाइम हॉराइजन 3-5 साल का है. आप नहीं चाहते कि पूरा पैसा वो इक्विटी में हो, और इक्विटी के लेवल के हिसाब से वो उसमें एक्सपोजर कम या ज्यादा होता रहे, तो वहां पे ठीक है. बट आई थिंक 25 साल के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपका जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न कमाएं. यहाँ पे भी आपको मिल सकता है, बट मुझे लगता है इक्विटी डेफिनेटली उनके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगी.
वैसे ही मल्टी एसेट फंड है, अगेन वो 25 साल के लिए मुझे लगता नहीं वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि वहाँ पे आपको लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, डिफरेंट एसेट क्लासेस मिलेंगी। बट इतने लंबे समय के लिए तो मुझे लगता है प्रीडोमिनेंटली आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसकी इन 2 फंड्स की जगह पे जैसे पराग पर एक फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप देख सकते हैं। तो ये 2 फंड में चेंजेस कीजिए। जो 150 मिड कैप इंडेक्स फंड जो है, उसमें आप बने रह सकते हैं। और जैसे हमने पहले कहा कि गैप है, जितना आपको इन्वेस्ट करना है और जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा गैप है। तो आपको कोशिश करनी है कि जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएँ, ताकि आपको समय मिले वहाँ तक पहुँचने का। राइट, रोहित फोन लाइन पर तो मेरे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, पर उम्मीद करते हैं कि हेमंत जी की दी हुई सलाह आप समझ गए हो और अपने पोर्टफोलियो में इसको इम्प्लीमेंट भी करें। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार और भी दर्शकों के सवाल हैं जो शो में शामिल करने हैं, और निखिल और हेमंत जी मेरे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस बीच अगर आप भी शो लाइव देख रहे हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें 9619873567। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है एक्सक्लूसिवली, जहां पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। यूट्यूब पर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, और यूट्यूब पर शो देखें लाइव, पुराने शोज भी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए, और हम आते हैं यूट्यूब के दर्शक भी आजकल अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं। और इस कड़ी में निखिल, आपके लिए हमें सवाल भेजा है यूट्यूब के हमारे दर्शक गणेश चंद्र नंदी ने कोलकाता से, और ये कह रहे हैं कि ये रिटायर्ड हैं, 60 प्लस हैं, और ये 10 से 15 लाख रुपए लमसम निवेश करना चाहते हैं, और 10,000 रुपये भी अलग से निवेश करना चाहते हैं 5 साल के लिए। और इनके पास जो है बैलेंस एडवांटेज फ़ंड ही जहन में है, क्योंकि ये बहुत रिस्क नहीं ले सकते हैं। बताएं इनके लिए ये रणनीति क्या सही होगी? और दूसरा, एक रणनीति जो कि लमसम के लिहाज से आपको सुझानी होगी निखिल, और एक रणनीति जो आपको हर महीना SIP के ज़रिए जो है वो समझानी होगी। लेकिन निखिल, एक अच्छी बात यह है कि देखिए, ये ऐसे दर्शक हैं जो कि सीनियर सिटीज़न हैं, 60 प्लस हैं, और इक्विटी में निवेश करने का भरोसा है इनमें। मेरे ख्याल से ऐसी जो कैटेगरी है सीनियर सिटीजन्स की, ये अब भारत में उभरती हुई दिखाई दे रही है, जो इक्विटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो समझ रहे हैं कि अगर महंगाई को मात देने वाला कोई रिटर्न आपको मिलेगा लंबी अवधि में, तो वो और कहीं नहीं है बल्कि इक्विटी में है। इस तरह के निवेशकों को आप क्या कहना चाहेंगे? वो तमाम वरिष्ठ नागरिक जो कि 60 साल के ऊपर के हैं और इक्विटी में आना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको आप निखिल? बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अगर रिटायरमेंट की एज पे आ गया हूं तो मेरा सारा पैसा डेट में होना चाहिए, मेजॉरिटी पैसा डेट में होना चाहिए। पर रिटायरमेंट अगर हम देखें कविता जी, ये भी 30 साल का प्लानिंग है, क्योंकि आज के दिन पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ रही है, राइट। तो 85-90 की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और अगर कोई 60 में रिटायर हो रहा है तो उसको पैसे नेक्स्ट 25 से 30 साल चलाने हैं। और अगर 25 से 30 साल आपको अगर आपके पैसे को चलाना है और उससे आपको अपने खर्चे निकालने हैं, तो आपको निवेश इस तरह से करना पड़ेगा कि वो महंगाई को बीट करे और लंबी अवधि में आपको रियल रिटर्न दे, जो जैसे हेमंत जी ने कहा कि रियल रिटर्न आना चाहिए, और उसी तरह से आप इन्फ्लेशन को बीट करके अपने खर्चे को निकाल सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट केवल डेट में कर दें तो आपके पहले 5-7 साल तो आराम से निकल जाएंगे, बट उसके बाद आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आपकी महंगाई इतनी बढ़ चुकी होगी कि आपके जो डेट के रिटर्न्स है वो आपको काफी नहीं होंगे। तो मैं कहूंगा कि हर नागरिक को कि आपको एक एसेट एलोकेशन करना चाहिए, कुछ पैसा आपका हमेशा इक्विटी में होना चाहिए, क्योंकि यही एक एसेट क्लास है जो लॉन्ग टर्म पे इन्फ्लेशन को बीट करेगा और आपको एक रियल रिटर्न दे सकता है। तो जैसे इनकी बात करें तो उन्होंने जो कहा है बैलेंस एडवांटेज फंड, मैं समझाना चाहूंगा दर्शकों के बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होते हैं। ये एक फंड है जिसमें इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज में इन्वेस्ट होता है। यहाँ पे इक्विटी का जो नेट इक्विटी एक्सपोजर है वो डिपेंड करता है मार्केट के एनवायरनमेंट पे। अगर मार्केट सस्ते हैं तो वो नेट इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा देते हैं, और अगर मार्केट महंगे हैं तो वो इक्विटी को कम कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको मार्केट टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है, फंड मैनेजर अपने हिसाब से मार्केट के वैल्यूएशन को देख के निवेश करते हैं। तो ये जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जिसका 5 से 7 साल का टाइम फ्रेम है, उनके लिए बहुत अच्छी कैटेगरी है इक्विटी में निवेश करने का। दूसरा कारण, अभी मार्केट्स भी थोड़े से महंगे हैं, थोड़े से मार्केट्स रन अप हुए हैं लास्ट 3-6 महीने में। तो इस टाइम पे अगर किसी को लमसम डालना है तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक बहुत अच्छी कैटेगरी बन सकती है निवेश करने के लिए। इनके अलावा जैसे हेमंत जी ने कहा, मल्टी एसेट फंड जो होते हैं, जो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एसेट क्लास में डालते हैं, वो भी इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो जो इनका क्वेश्चन है कि उनको बैलेंस एडवांटेज फंड में डालना चाहिए, मैं कहूंगा हकीकत इनको डालना ही चाहिए। और ये क्या कर सकते हैं, अगर इनको थोड़ा सा कंजर्वेटिव है तो अपना पैसे को
5 महीने में एसटीपी के रूट के थ्रू डाल सकते हैं, पैसे अपने डेट फंड में डाल के वहां से हर महीने एक नियमित रूप से इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 4-5 महीने में इलेक्शंस आ रहे हैं, थोड़े मार्केट जनरल इलेक्शंस आने से पहले मार्केट में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो इस उतार चढ़ाव को अगर कम अपने पोर्टफोलियो में आपको अगर मार्केट गिरते हैं तो आपका एक्सपोजर बढ़ाने के कारण आप 5 महीने में एसटीपी कर सकते हैं। गणेश नंदी साहब मेरे साथ फोन लाइन पर नहीं है, वरना हम और उनके बिहाफ पर सवाल पूछ सकते। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि उन्होंने आपकी सलाह को नोट डाउन कर दिया हो, लेकिन शो का ऑलमोस्ट अंतिम पड़ाव रुख करना होगा निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हेमंत जी, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव और जिस तरह से हम देख रहे हैं बाजार ऊपरी स्तर पर टिक नहीं पा रहा है, बताइए निवेश का गुरु मंत्र आज उस लिहाज से या निवेश के नियमों के लिहाज से आप क्या देना चाहेंगे? देखिए कविता, मैं एड्रेस करना चाहूंगा उन सभी निवेशकों को जो अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए कुछ समय पहले तक मार्केट में डिजी हाइट्स थी, फिर हमने देखा पिछले कुछ दिनों से मार्केट वॉलेटाइल हुई। तो ऐसे में जो नए निवेशक हैं कभी कभी वो सोचने लगते हैं कि क्या अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें कि नहीं। तो आई थिंक मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप अपना टाइम होराइजन क्लियरली डिफाइन करके अपनी एसेट एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्ट करें तो ये वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में और जो मार्केट के जो लेवल्स हैं वो समय समय पे बदलते रहेंगे। तो आप अपना फोकस अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और अपने टाइम होराइजन पे रखिए। म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएशन में काफी कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो आप मार्केट लेवल को मत देखिए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कीजिए और जैसा मैंने कहा फोकस रखिए डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करने में और अपनी एसेट एलोकेशन में, और बहुत ही क्लियरली डिफाइंड टाइम होराइजन के हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। ये बहुत बढ़िया। निखिल, बताइए आपका आज का गुरु मंत्र क्या होगा निवेश का? मेरा आज का गुरु मंत्र है एसेट एलोकेशन। अभी कविता जी आपने लास्ट 6 महीने में देखे होंगे इक्विटी मार्केट्स में काफी तेजी आई और मिड एंड स्मॉल कैप में काफी तेजी आई थी। तो अभी हमारी जो एसआईपीज, जो नई एसआईपीज आ रही है और लमसम पैसे जो भी आ रहे हैं और मिड एंड स्मॉल कैप में काफी आ रहे हैं, तो मैं हर दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कोई भी सेक्टर, कोई भी सेगमेंट और कोई भी एसेट क्लास परपेचुअली नहीं होता है। हर एसेट क्लास में उतार चढ़ाव आएंगे। तो आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आपको एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन करना चाहिए। अगर आप इक्विटी में भी निवेश कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसे मिड एंड स्मॉल कैप में डाल दें क्योंकि लास्ट 6 महीने का रिटर्न मिड एंड स्मॉल कैप में अच्छा रहा है। क्यों? तो आपको अपना एक्सपोजर लार्ज कैप में भी होना चाहिए, मिड कैप में भी होना चाहिए, स्मॉल कैप में होना चाहिए। वैसे ही अगर जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका शॉर्ट, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आपके पैसे सारे के सारे इक्विटी में नहीं, आपके कुछ पैसे इंटरनेशनल इक्विटीज में हो सकते हैं, कुछ पैसे इंडियन इक्विटीज में हो सकते हैं, कुछ पैसे आपके डेट में भी हो सकते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट हो। क्योंकि अगर हम एसेट क्लास की भी बात करें, जैसे कोविड के जब साल था उसमें गोल्ड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया था, और फिर अगर हम अभी की बात करें तो इस साल इक्विटी ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो हर साल कुछ अलग अलग एसेट क्लास परफॉर्म करते हैं। तो अपना जो एसेट एलोकेशन है वो उसको ध्यान से रखिए, सारे पैसे एक ही बास्केट में मत डालिए, अपने रिस्क के अनुसार, अपने टाइम फ्रेम के अनुसार एसेट क्लास सेलेक्ट कीजिए। और वैसे इक्विटी में सारे पैसे मिड एंड स्मॉल कैप में मत डालिए, अपने पैसे को अच्छी तरह डाइवर्सिफाई कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये तमाम गुरु मंत्र जो कि आप समझ लें और न सिर्फ बाज़ार की मौजूदा चाल बल्कि अपने पूरे निवेश के सफ़र में आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा और इन पर अमल करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका, निखिल आपका समय निकाला आज और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की, शुक्रिया। इसी के साथ मैं भी आज के शो को यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से वो जादुई नंबर जिसके ज़रिए आप हम तक पहुँच सकते हैं, सीधा हमारा व्हाट्सएप नंबर, जी हाँ 9619873567। इस नंबर पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। यूट्यूब पर अगर हमें देखना पसंद करते हैं कोई बात नहीं, यूट्यूब पर भी सवाल पूछ सकते हैं, पुराने शोज भी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे हालांकि अपने सवाल डालिए अपने नाम के साथ, डिटेल्स जितना विस्तार से दे सके उतना अच्छा होगा ताकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवा सके। ये एक लौता शो है जहां पर हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं, आपकी बात हमारे एक्सपर्ट से कराते हैं। तो सवाल भेजना मत भूलिएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।